हाँ जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का तीसरा वीडियो है। पहले दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखो तो जाकर देख लो। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो जी, तो इस वीडियो में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को, इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को, अंग्रेजों ने इस एक्ट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट इन इंडिया कहा था, ठीक ना। और इसको हम लोग मॉन्टेगू और क्लैमफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेगू और क्लैमफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि मॉन्टेगू उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और क्लैमफोर्ड वाइसरॉय। अब इस एक्ट की पहली खासियत थी कि इसने यूनियन लिस्ट, मतलब सब्जेक्ट लिस्ट जो था ना, जिस जिस पर कानून बन सकता है, जिस चीज से सरकार चलती है, जिस जिस चीज पे जो चीज सरकार के कंट्रोल में है उस पर कानून बनता है, तो उसको डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में बांटा गया। पहला एक सेंट्रल सब्जेक्ट जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिसपे सिर्फ प्रोविंशियल अपना रूल बनाएगा। तो प्रोविंशियल को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होता था? ट्रांसफर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता था जिसपे गवर्नर अपने मिनिस्टर्स की मदद से कानून बनाता था, और इस कानून के प्रति गवर्नर साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल होते थे। इस ऐसा कोई भी कानून, यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट का कोई भी कानून अगर बनता है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेह देना पड़ता था, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट में ना, गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से लॉज बनाते थे और उसके लिए वो कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, ठीक। इसी को कहते हैं हम लोग डायरची को इंट्रोड्यूस। जो ये दो सिस्टम है ना, हाँ जी, तो यहाँ से फिर डायरची का इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी भारत में डबल गवर्नमेंट यानी डायरची फिर से इंट्रोड्यूस हो गया। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था। बाई कैमरलिज्म, ठीक, सिर्फ सेंटर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस, बोथ हाउस, डबल हाउस कह सकते हैं हम लोग। अब बाई कैमरलिज्म में पहले एक अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। अब इस एक्ट के जरिए जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ना, या सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार 1909 के एक्ट में हम लोग देखते हैं, जो मुस्लिम्स के लिए स्पेशली आया था, बट 1919 के एक्ट में इसको एक्सटेंड करके सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक। सेपरेट इलेक्टोरेट इन सबको दे दिया जाता है। फिर इस 1990 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है, जिसका काम होता है सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करना, बहाली करना, नौकरशाहों की बहाली करना। पहली बार सेपरेट बजट, बोथ सेंटर और प्रोविजन दोनों के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया 1919 के एक्ट में, ठीक ना। साइमन कमीशन उसके बाद आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो नवंबर 1927 में आते हैं, 1927 में आते हैं। 7 मेंबर का ये दल होता है, 7 मेंबर, और इसके चेयरमैन यानी इसके अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन, जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। इस कमीशन का बाइकआउट होने लगा पूरे देश में। अब बाइकआउट क्या होने लगा? ये कमीशन भारत आया था भारत की कंडीशन देखने की, नए संविधान, नए कानूनों के अंतर्गत भारत की दशा क्या है, भारत में कितना विकास हो रहा है। पर इसका बॉयकॉट इसलिए होने लगा कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। अब आप भारत आएंगे, भारतीयों की दशा देखने आएंगे, तो आप उसमें एक भारतीय नहीं रखेंगे, भारतीयों को नहीं रखेंगे, तब तो ये बवेला कटेगा ही। और इस कमीशन ने डायरची को एबोलाइज करने का रिकमेंडेशन किया। साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन में कहा कि जो डायरची सिस्टम है इंडिया में, ये बहुत खतरनाक है, इससे शोषण हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड रैमसी मैकलॉड उस समय पीएम थे इंग्लैंड के, ठीक ना।
ये बात है 1932 की, जब रैमसी मैकलॉर्ड पीएम थे। कॉम्युनल अवार्ड में अनाउंस किया गया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, यानी एससी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, शेड्यूल कास्ट के जो कैटेगरी थी उनमें आने वालों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान रैमसी मैकलॉर्ड ने रखा। और इस बात से गांधी जी हो गए गुस्सा थोड़ा बहुत, और वो बैठ गए अनशन पर, आमरण अनशन पर। कहाँ बैठ गए? तो एडवरा जेल में। ये बात क्वेश्चन बहुत बार आया कि गांधी जी एडवरा जेल में कब अनशन पर बैठे थे और क्यों बैठे थे। तब हुआ क्या कि कांग्रेस और डिप्रेस क्लास के जो लीडर्स थे दोनों में एग्रीमेंट हुआ। देखो दरअसल ये हुआ था कि गांधी जी जब अनशन पर बैठे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब उनके पास गए और गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को समझाया कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट एससी के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए आ जाएगा तो फिर जैसे मुस्लिम्स एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, ये भी अलग स्टेट की डिमांड करने लगेंगे, ऐसे में पूरा इंडिया टूट जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को समझा और फिर कांग्रेस और डिप्रेस क्लास के लीडर्स के बीच समझौता हुआ। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं पूना पैक्ट। समझे पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट में ये होगा कि हिंदुओं का ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा और उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कुछ सीट रिजर्व होंगी डिप्रेस क्लास के लिए, ठीक ना। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लैक कार्बन कॉपी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कार्बन कॉपी बहुत लोग कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के, ठीक ना। अब इससे हुआ क्या? डायरची, जो साइमन कमीशन ने कहा था कि डायरची से भारत में बहुत शोषण होता है, इसको बंद कर देना चाहिए, तो इस एक्ट में डायरची को बंद कर दिया गया है। और उसी के साथ प्रोविजन में डायरची को बंद कर दिया गया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया फेडरल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरची को लगा दिया गया। प्रोविंस और इसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी प्रोविंशियल धीरे धीरे ऑटोनोमस होने लगा था, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा था। फिर उसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापना हो गया। ऑल इंडिया फेडरल की स्थापना होते ही पावर का डिवीजन हुआ सेंट्रल और यूनिट्स में, ठीक। अब 3 लिस्ट बने, फेडरल लिस्ट पहले था 2 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। अब बन गया 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट पे सिर्फ सेंटर यानी फेडरल गवर्नमेंट कानून बनाएगा। इस लिस्ट में 59 सब्जेक्ट थी। प्रोविजनल लिस्ट जिसपे सिर्फ प्रोविजन, हर प्रोविजन अपना अलग अलग कानून बनाता था, इसमें 54 सब्जेक्ट थी। वही कंकरेंट लिस्ट, इस पे दोनों बनाता था कानून, इसमें 36 सब्जेक्ट थे, पर इस पे फेडरल प्रिवेल करता था प्रोविजनल पे। अगर देखो किसी और कोई सर्टेन कानून पे प्रोविजन, सर्टेन बात पे, किसी सर्टेन बात पे प्रोविजन भी कानून बना देता है और सेंटर भी बना देता है, फेडरल भी बना देता है, तो फेडरल वाला कानून माना जाएगा, सेंटर वाला कानून निरस्त हो जाता था। अभी इंडिया में अभी भी यही होता है। इंडिया में तीन सब्जेक्ट है, पहला यूनियन, दूसरा स्टेट और तीसरा कंकरेंट। तो यूनियन वाला यूनियन बनाता है, स्टेट वाले पे स्टेट और कंकरेंट पे दोनों बनाते हैं। पर किसी एक मैटर पे सेंटर में भी कानून बना देता है और स्टेट भी कानून बना देता है, तो सेंटर वाला कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट वाला कानून खारिज हो जाएगा। रेसिडुअरी पावर वाइसरॉय को दे दिया गया इस एक्ट 1935 के जरिए, ठीक। बाइकैमरलिज्म, ठीक ना, यानी बाइकैमरलिज्म 11 प्रोविजंस में से 6 में लगा दिया गया। उस समय 1935 में भारत में इंडिया में 11 प्रोविजंस थे, जिसमें से 6 में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 6 कौन कौन से? बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविजन यानी अभी का उत्तर प्रदेश। बिहार में, बॉम्बे में और यूनाइटेड प्रोविजन में अभी भी बाइकैमरलिज्म है, याद रखिएगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था इसको एक्सटेंड किया गया और अब इसमें 1935 के एक्ट के जरिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स और डिप्रेस क्लास को दे दिया गया। सेटअप किया गया फेडरल कोर्ट का 1937 में। यही फेडरल कोर्ट आगे चल के बनता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। आरबीआई का सेटअप हुआ 1935 में और 10% टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दिया गया 1935 के जरिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, 1942 में भारत
ये डोमिनेंट स्टेटस की प्रपोज करता है। डोमिनेंट स्टेटस जिसका डिमांड बार बार किया जाता है उसको प्रपोज करता है और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगा। ठीक, और इसमें यह भी बात कह दिया जाता है कि अगर कोई भी स्टेट मतलब दो ही थे, या तो ब्रिटिश या प्रिंसली स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को प्रेफर नहीं करता, उसके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेपरेटली नेगोशिएट भी कर सकता है। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए ये कह दिया गया कि यूनियन ऑफ इंडिया जो बनेगा उसमें दोनों होगा, ब्रिटिश ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट यानी प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, और विथ कंट्रोल, इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। ठीक, इसके अलावा बाकी सब वो अपना कंट्रोल करेंगे। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए इंडिया को 3 तरह के ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए, बी और सी, ये तीनों तरह के स्टेट हैं। ग्रुप ए स्टेट, ग्रुप बी स्टेट और ग्रुप 3 स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फाइनली गठन हो गया क्रिप्स मिशन के इंडिया आने के बाद। फिर आता माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन उस समय वाइसरॉय थे हमारे आजादी के समय, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन्होंने पार्टीशन का प्लान पुट किया है। क्वेश्चन बहुत बार आया कि हु पुट्स द प्लान ऑफ पार्टीशन, देन हु, दैट इज माउंटबेटन, वाइसरॉय माउंटबेटन। फिर जो माउंटबेटन प्लान था पार्टीशन का, उसको कौन कौन एक्सेप्ट किया, बोथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत अब आजाद हो गया। ठीक, कैलमेट एटली भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा था एसएससी सीजीएल में एक बार कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस, या बहुत जगह 1947 भी लिख देता है। ठीक ना, तो याद रखिए कैलमेट एटली। ठीक ना, 1947 के एक्ट के जरिए ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो गया, पार्टीशन हो गया भारत का, भारत के 2 टुकड़े बढ़ गए, भारत और पाकिस्तान। वाइसरॉय का ऑफिस बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन खत्म हो गया तो वाइसरॉय की ऑफिस की जरूरत क्या थी, तो उसका ऑफिस बंद कर दिया गया। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको फ्रीडम ग्रांट किया गया कि वो आइदर ऑफ 2 डोमिनियन यानी पाकिस्तान या इंडिया किसी एक को ज्वाइन कर ले या स्वतंत्र रिमेन इंडिपेंडेंट रहे। ठीक, एंड ऑफ मोनार्ची एंड राइट ऑफ वीटो बिल। तो मोनार्ची जब ब्रिटिश का खत्म ही हो गया इंडिया से शासन, तो मोनार्ची भी खत्म और उनके जो राजा का वीटो बिल पे जो राइट था वीटो का वो भी खत्म हो गया। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, ये स्टार पॉइंट है कि बाउंड्री जो थी इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, वो किसने डिफाइन किया, किसने उसको सेलेक्ट किया, किसने उसको डिटरमाइन किया। तो इसको डिटरमाइन किया गया बाउंड्री कमीशन के द्वारा। इस बाउंड्री कमीशन के हेड थे रेड क्लिफ थे इसके हेड। चलिए, इसमें ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ चुका है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा लोग, इसमें शुरू से दिखाते हैं आप लोग को। इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या नाम है, ये पहली बार सब्जेक्ट लिस्ट का क्या नाम है, डिवीजन कब हुआ, कब पहली बार सब्जेक्ट लिस्ट को बांटा गया। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 जब इंट्रोड्यूस हुआ था, वाइसरॉय कौन थे, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लैमफोर्ड उस समय वाइसरॉय थे। ठीक, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होता है ये पूछ चुका है, और रिजर्व सब्जेक्ट क्या होता है ये पूछ चुका है। ये दोनों सीडीएस का क्वेश्चन है। एक बार बीपीएससी में पूछा था कि बाइकैमरलिज्म पहली बार कब सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जरिए। और कहां कहां हुआ था, तो सेंटर में सिर्फ हुआ था। कौन कौन से हाउस थे ये देख लीजिए आप लोग के, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के नाम काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को 1919 के एक्ट के जरिए किसके लिए बढ़ाया गया, किसको दिया गया, तो सिख
क्रिश्चियन, यूरोपियन, इन सब के लिए। सेपरेट बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये पूछ चुका सवाल। साइमन कमीशन कब भारत आया, साइमन कमीशन के हेड कौन थे, बाइकआउट क्यों किया गया, ये सब सवाल पूछ चुका है। साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, तो ये डायर्ची को बंद करने का रिकमेंडेशन दिया था। कॉम्युनल अवार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था, रैमसी मैकडॉनल्ड जो पीएम थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या नाम है, फिर उसके बाद पूना पैक्ट क्या है, ये सवाल पूछ चुका है। उसके बाद आपके आइए डायर्ची कब खत्म हुआ, ये पूछ चुका है। इसमें से बाइकैमरलिज्म किस किस स्टेट में था, ये पूछ चुका, बता चुका हूँ किस किस स्टेट में था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब गठन, सुप्रीम कोर्ट का सेटअप कब हुआ, ये पूछ चुका है। आरबीआई का सेटअप कब हुआ, पूछ चुका है। क्रिप्स मिशन प्लान पूछ चुका है। कैबिनेट मिशन प्लान पे सवाल बहुत आए हैं। माउंटबेटन प्लान पे आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे सवाल आ चुका है। तो याद रखिए सवाल का पूरा भरमार है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से किसी ना किसी एग्जाम में हर साल क्वेश्चन तो आना ही आना है। पिछले साल भी सीडीएस में, सीएपीएफ में, एफकैट में, एनडीए में सवाल थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जितना हम बता दिए ना, ये बहुत है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक ना।